Ganeri. Now, for those of you who don't understand Marathi and my pronunciation might be a little bit off, it basically means that Mumbai is a mother and she embraces everyone who comes to her. पर ये माँ थोड़ी सी थक चुकी है. Under the BMC's purview, there are 18 million people living now, and that is about the population of the Netherlands, a full country. BMC ने बहुत recently एक record high budget pass किया है. This budget is actually higher than many Indian states, but yet there is a gap between what Mumbai wants and what Mumbai gets. इस gap को एक ऐसी official अब bridge करने की कोशिश कर रही है जिनकी achievements बहुत लंबी हैं, बहुत लंबी list है. She is someone who has spent her career at the sharp end of all of Mumbai's complexities. As MD of the Mumbai Metro Rail Corporation, she oversaw Metro Line 3, the Aqua Line, and now as BMC Commissioner, she is at the helm of the Maximum City's ongoing transformation. दोस्तों बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए the BMC Commissioner Miss Ashwini Bhide. A very very warm welcome, ma'am. आपले सहर्ष स्वागत करतो. A very warm welcome और इस conversation को आगे बढ़ाएंगी ABP की शिरीन सिद्दीकी. A welcome to you as well. देखिए, बात अब सपनों के शहर मुंबई की होगी और मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, उसे सुनना चाहता है, क्योंकि देश के कोने कोने से कभी ना कभी किसी ने ख्वाब ज़रूर देखा होता है कि मुंबई जाना है. लेकिन अश्विनी जी, पहले तो इस मंच पर बहुत स्वागत है आपका. आप मुंबई से आई हैं, यहाँ आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका. लेकिन सवाल होंगे मुंबई से जुड़े हुए, क्योंकि आप मुंबई को अब संभाल रही हैं, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा. उसकी कमान आपके पास है. आपने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई को लेकर जिनकी शुरुआत आप कर चुकी हैं, जिन्हें आप पूरा करने की कगार पर खड़ी हैं. लेकिन बीएमसी देश के सबसे अमीर निगम में से एक मानी जाती है. 8,000 करोड़ के आसपास का एक सबसे बड़ा बजट आप लोगों ने पास किया, अपने आप में वो भी एक रिकॉर्ड है. लेकिन मॉनसून आते आते मुंबई को क्या हो जाता है? ये मुंबई जहां लोग बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, समुंदर के किनारे वो टहलते हुए और बहुत सारे सपनों को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मॉनसून आते आते वो तमाम जो सपने हैं ना, वो ज़मीन में पड़े हुए गड्ढों, भरा हुआ पानी, सीवरेज की प्रॉब्लम, यहाँ आके क्यों अटक जाते हैं? थैंक यू. मुंबई सही में सपनों का शहर है, इसीलिए मुंबई में एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, अपना सपना साकार करने के लोग आते रहते हैं. और इसीलिए मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है. वन ऑफ द डेंसेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, ऐसा उसको बोल सकते हैं. दूसरा है, मुंबई का जो शेप है वो लीनियर है, पेनिनसुलर है, तो लैंड मास बहुत कम है. और इसी के कारण इतने सारे पॉपुलेशन को सारी सर्विसेज जब मुंबई बीएमसी को देनी होती है इतने कम ज़मीन पे, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं. मुंबई का एक नेचुरल जो ये बना हुआ है उसमें काफ़ी लो लाइंग एरियाज़ है, तीनों साइड से ओशन है मुंबई के. जब भी बारिश, और सबसे ज़्यादा बारिश भी मुंबई में होती है, तो बारिश, जिस दिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जिस दिन हाई टाइड होता है उस दिन मुंबई में जो लो लाइंग एरियाज़ है उसमें फ्लडिंग होता है. अब बहुत सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है. ये फ्लड स्पॉट्स जो है उसको निगेट करने जा रहे हैं. ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा एरियाज़ थे जहाँ पे फ्लडिंग होता था, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हुए अभी कुछ 90 ऑड स्पॉट्स बने हैं. वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन जब तक वो है तब तक थोड़ा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ये बारिश का पानी वहाँ जमा होता है. बट ऐसी भी सिचुएशन नहीं है कि बारिश में मुंबई पूरी ठप हो जाती है. ये कभी कभी परसेप्शन वाली बात होती है, कभी उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है. लेकिन अगर आप मुंबई में देखा जाए, लास्ट ईयर भी बहुत सबसे ज़्यादा बारिश हुई. वी रिसीव्ड 125% ऑफ द रेन्स. मुंबई की ट्रेन एक दिन के लिए सिर्फ कुछ घंटों के लिए रुकी थी. बारिश में पानी ज़मीन पे ज़रूर आया था, कुछ बस रूट्स हमें डाइवर्ट करने पड़े, लेकिन सिचुएशन एवरी ईयर इम्प्रूव होती जा रही है. उसके 2-3 रीजंस है. एक है कि हमने काफ़ी सारे फ्लड मेजर्स ले लिए, फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लिए हुए. मुंबई में 3-4 जगह पे अंडरग्राउंड बड़े टैंक्स बनाए गए हैं जहाँ पे लो लाइंग एरिया है और वहाँ कुछ भी हो पानी आता ही है, मतलब उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते. ऐसे जगह पे 2-3 घंटे अगर बारिश लगातार होती है और हाई टाइड होता है तो
बारिश का पानी जमा होने के लिए उस तरह से हमने अंडरग्राउंड टैंक्स बना दिए हैं और बाद में वो पानी वहाँ होल्ड होता है, होल्डिंग पॉन्ड्स है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो दीज काइंड्स ऑफ मल्टीपल मेजर्स हैव बीन टेकन इन मुंबई। एज अ रिजल्ट ये फ्लड की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। स्वेज के बारे में बताया जाए तो मुंबई में जितनी भी स्योर लाइंस है उस पर आज 7 बड़े बड़े STPs का काम चल रहा है, जो इस साल में और अगले साल में पूरा हो जाएगा, जिससे ऑलमोस्ट 2400 MLD, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, this much of sewage is getting treated for tertiary treatment and 50% of it is for secondary treatment also. So these are the problems which Mumbai have been facing for years, but BMC for past 4 to 5 years under the very careful gaze of state government has taken multiple mega projects to ये जो flood का problem है, sewage का problem है, इसको solve करने के लिए गए हैं। गड्ढों का problem भी हम solve कर रहे हैं by concretizing all our roads. 2000 किलोमीटर रोड से 1700 किलोमीटर्स आर ऑलरेडी concretized. बचे हुए जो रोड्स है वो अगले 1-2 साल में पूरे हो जाएंगे। तो गड्ढों का प्रॉब्लम भी हमने काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल किया है। उसके ऊपर जो खर्चा होता है दैट वी हैव रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट मोर देन 100%। तो these are the issues which a city like Mumbai faces, but उसको continuously alert रह के इस issues को डील करने का काम BMC कर रही है। और एवरी ईयर, लेकिन अब क्योंकि अब मॉनसून बिल्कुल आने ही वाला है, तो उसके लिए आप लोगों की तैयारियां क्या है? मतलब आप कह रही हैं कि हम आने वाले समय में से इम्प्रूव करेंगे बहुत हद तक, लेकिन अभी उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है, गड्ढे अभी भी मिलेंगे, कहने का मतलब आपका यही हुआ ना? मुंबई डूबी हुई दिखेगी इस बार भी? डूबी हुई देखने वालों को तो दिखेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप शहर में जाए, जैसे मैंने बोला, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिस दिन होता है, जिस दिन बारिश एवरेज से बहुत ज़्यादा होती है, 300 मिलीमीटर बारिश 1-2 घंटे में होती है और उसी समय पे हाई टाइड होता है, तो देर आर सर्टन लो लाइंग एरियाज, ओनली ऑन दोज एरियाज देर इज सम वाटर लॉगिंग, बट वो 1-1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा वो वहाँ रहता नहीं है। देर आर सम क्रॉनिक स्पॉट्स जिसको अगर आप बार बार दिखाते रहोगे तो लगता है कि मुंबई डूब गई है, बट दैट इज़ नॉट द सिचुएशन एंड दैट इज़ नॉट हाउ मुंबई वर्क्स। मुंबई फंक्शंस, मुंबईज suburban trains run throughout the monsoon. Mumbai's new asset, which is the metro lines, जिससे almost 1 million passengers travel करते हैं, that those lines also run throughout the monsoon. तो मुंबई डूबती नहीं है, एक बात है। दूसरा, बारिश के लिए पूरी तैयारी BMC हर साल करती है, इस बार भी किया हुआ है। जितने भी हमारी नाला होता है ना, अश्विनी जी माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, देखिए तैयारियां तो होती हैं लेकिन वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि BMC सबसे अमीर निगम में से एक मानी जाती है, इतने हजारों करोड़ का उसका बजट होता है, लेकिन ये बजट, ये टैक्स का पैसा, ये जो पैसा निकल कर सामने आता है, वो जाता कहाँ है? वो जाता है उसका पूरा जो जैसे हम डिसिल्टिंग करते हैं, अभी जितना डिसिल्टिंग होता है, इन सब चीज़ों के लाइव डैशबोर्ड्स हैं। मुंबई के जितना भी पैसा है BMC का, वो जिस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए जाता है। BMC ने कोस्टल रोड बनाया, BMC ही STPs बना रही है, BMC ने सारे रोड्स कंक्रीट कर दिए, BMC ने ही नॉर्थ कोस्टल रोड बना रही है, BMC रोज 7000 मीट्रिक टन का कचरा उठाती है और उस पर प्रोसेस करती है। तो BMC मुंबई का स्केल भी आप देखिए थोड़ा, वो स्केल, कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, और BMC उसमें सालों से आज के स्थिति में भी why so many people are attracted to Mumbai? Mumbai is a very professional city, very professionally run city, और जितनी भी सर्विसेज BMC देती है उतनी मतलब बाकी सारे सिटीज़ में कितनी मिलती है उसमें मुझे खुद को आशंका है। 4000 MLD वाटर, क्लीन वाटर, वन ऑफ द क्लीनेस्ट वाटर इन द कंट्री, ये मुंबई अपने सिटीजन्स को देती है। मुंबई की प्रॉब्लम इतनी है कि मुंबई का स्प्रेड, मुंबई की ज्योग्राफी, मुंबई का बिल्कुल ओशन के पास होना, लैंड की कमी, इन सब चीज़ों से उसी रास्ते के नीचे सारी हमारी यूटिलिटीज़ है। ऑलमोस्ट करीब 25 से 30 तरह के अलग अलग यूटिलिटीज़ सेम रोड के नीचे है। वो सारी यूटिलिटीज़ के लिए आपको बार बार वो खोदना पड़ता है, कट करना पड़ता है। उसमें हम अलग से यूटिलिटी कॉरिडोर्स नहीं दे सकते, क्योंकि मुंबई की लैंड इतनी वैल्यूएबल है कि उसके लिए लैंड एक्वायर करके ये यूटिलिटी कॉरिडोर हो नहीं सकते। मुंबई में एवरी अदर डे किसी को टेलीकॉम कनेक्शन लगता है, इंटरनेट कनेक्शन लगता है, तो उसके लिए बार बार मुंबई के जो रास्ते हैं वो खोदे जाते हैं। बट डिस्पाइट दैट BMC
for last 3 years have concretized most of their roads. और आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट इसके कारण पॉटहोल्स का जो हमारा एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो बिटुमिनस रोड है, जो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमी है पानी, और जब भी पानी उसमें चला जाता है तो अंदर से अंदर उसको ख़राब कर देता है। जितनी बार ये रोड कटती है यूटिलिटीज़ डालने के लिए, उतनी बार वहाँ बारिश का पानी अगर जाता है तो रोड ख़राब होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये इस पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसलिए मुंबई में प्रॉब्लम्स ज़रूर है, बट मुंबई ये शहर कभी भी कितनी भी बारिश आए या कुछ भी और मैनमेड या नेचुरल डिज़ास्टर हो, उसमें बिल्कुल शहर रुकता नहीं है। बेस्ट ऑफ द सर्विसेज बीएमसी मुंबईकरों को देती है। ये तो मुंबई की खासियत है कि वो शहर ऐसा है कि वो कभी रुकता नहीं है। लेकिन आपने जो भी कहा ना कि वो गड्ढे खोदे जाते हैं, इससे भी मुंबईकर बहुत परेशान रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, आए दिन हम देखते हैं कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपलोड होते हैं कि किसी नई परियोजना के नाम पर कहीं कोई तार डालना है, कहीं कोई कुछ नया शुरू करना है, तो गड्ढे खुद तो जाते हैं। एक तो बारिश के गड्ढे, और उसके बाद ये जो बाद में खोदे जाते हैं परियोजनाओं के नाम पर, लेकिन उन्हें भरने में घंटों लग जाते हैं, समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा डाटा बेस्ड अगर आप बात करें तो उसका रिप्लाई दिया जा सकता है। जनरलाइजेशन तो सब जगह होता है, और जनरलाइजेशन से प्रॉब्लम सही सामने भी नहीं आता और प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी नहीं आता है। मुंबई में ऐसा कहीं भी नहीं है, बीएमसी के परमिशन के बिना कोई भी कहाँ भी गड्ढा खोदा नहीं जा सकता है। ट्रेंचिंग परमिशन अलग से होती है। ट्रेंचिंग के लिए हमारी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई किसी को मन में आए वो ट्रेंचिंग नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात भी आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि मुंबई में जिस तरह की पॉपुलेशन है, जिस तरह के बिजनेसेस है, इट्स अ फिनटेक सिटी, तो कंसिडरिंग दैट ऑल काइंड्स ऑफ सर्विसेज आर कंटिन्यूसली रिक्वायर्ड बाय पीपल। जितने भी नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, रीडेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। मुंबई में हम लोग एवरी ईयर ऑलमोस्ट 8,000 से ज़्यादा बिल्डिंग प्रपोजल्स को अप्रूवल देते हैं। 40 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बिल्टअप एरिया एवरी ईयर नया बनता है। अगर अब नई कॉलोनीज बन गई, नए टाउनशिप्स बन गई, तो उन सब के लिए सर्विसेज देना जरूरी है। अब ये सर्विसेज कौन सी होती है? SWD जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन कनेक्टिविटी है, सीवेज नेटवर्क की कनेक्टिविटी है, टेलीकॉम की कनेक्टिविटी है, गैस पाइपलाइन की कनेक्टिविटी है। ये सब कहाँ से जाएगी? ये हवा से तो नहीं जा सकता, इसको ज़मीन के अंदर से ही ले जाना पड़ता है। तो यू हैव टू कीप ऑन कंटिन्यूसली बैलेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सर्विसेज एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग न्यू सर्विसेज। तो इस बैलेंस में कभी कभी देयर इज़ अ टाइम कि जहाँ पे कोई आके अपनी सर्विस ले करता है, लेकिन वो रोड को रीइंस्टेट करने में एक 12 आवर्स का 24 आवर्स का समय लगता है। उसके बीच में अगर किसी ने उसके फ़ोटो लगाए और सारे सोशल मीडिया पे डाले तो उसका एक अलग इम्प्रेशन हो सकता है। बट एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वन नीड टू सी what exactly is happening on the ground। और ऐसा नहीं है कि मुंबई में प्रॉब्लम्स नहीं है, मुंबई में प्रॉब्लम्स काफ़ी है, लेकिन उसको सॉल्व करने की सिस्टम भी है, सॉल्व करने का मैकेनिज्म भी है। बट येस, द रिस्पॉन्स टाइम कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी इमीडिएटली इशू सॉल्व नहीं होता है, और इसीलिए एक इम्प्रेशन सोशल मीडिया में नेचुरली एवरीबडी इज़ फ्री टू गिव हर और हर ओपिनियन एंड प्रेजेंट वीडियोज़ ऑल्सो। But ground pay situation is absolutely changing, and at least we are making an attempt to make Mumbai as business friendly, citizen friendly city as possible। अच्छा अश्विनी जी, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए काम किया है। कई ऐसी योजनाएं मुंबई को लेकर खासतौर से जिसमें आपने उन्हें लीड किया है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, मेट्रो का फेज़ 3 हो, और भी बहुत सारी परियोजनाएं होंगी। मुंबई को बेहतर करने के लिए अभी आपके पिटारे में और क्या क्या है? आने वाले कुछ सालों में हम मुंबई की बदलती हुई अगर तस्वीर देखेंगे तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके खाते में हैं? कोई भी शहर में अगर उसको ईज़ ऑफ लिविंग लोगों को देना है तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जिसमें एक है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई, सीवेज का ट्रीटमेंट या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ों पे, और नेचुरली है हाउसिंग, पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी, ओपन स्पेसेस। दीज आर सम ऑफ द सर्विसेज, इफ़ दे आर प्रोवाइडेड इन अ प्रॉपर वे, सिटी की लिवेबिलिटी बढ़ जाती है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन, ईज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पूरा कोस्टल रिंग रोड बन रहा है, साउथ तो हम लोगों ने बना दिया पहली बार। उसके आगे जाके मतलब नॉर्दर्न मोस्ट जो मुंबई का सबर्ब है, और उसके आगे विरार तक का एक कोस्टल रिंग रोड बन रहा है। वो अलग अलग अथॉरिटीज़ बना रही है। उसमें बीएमसी भी अपना नॉर्थ कोस्टल रोड मतलब दहिसर से वर्सोवा से लेके भाईंदर तक ये बना रही है। ये हमारा अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है।
जैसे मैंने बोला कि मुंबई में 4000 MLD का वाटर सप्लाई रोज होता है, बट आगे जाके हमें और भी ज़रूरी है, मतलब डिमांड बढ़ती जाएगी तो डिमांड और सप्लाई का गैप हम कम करना है। तो इसीलिए हम नए वाटर सप्लाई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। उसमें हम डिसैलिनेशन प्लांट्स ले रहे हैं। एक ऑलरेडी डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट 200 MLD का हमारा ऑनगोइंग है, दूसरा 200 का हो रहा है और तीसरा 200 का हम लोग PPP में बना रहे हैं। तो ये हमारा एक नया प्लानिंग है। मुंबई आज 7 अलग अलग डैम से मुंबई को वाटर सप्लाई होता है। हम और एक नया डैम बनाने जा रहे हैं। गारगाई डैम का काम अभी शुरू हो गया है, उससे हमें 400 MLD एडिशनल वाटर सप्लाई मिलेगा। मुंबई का जो जितना भी पानी हमें सप्लाई होता है उसका आधा पानी सीवेज में कन्वर्ट होता है, तो 2400 MLD का हमारा सीवेज है, उस पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये 2400 MLD जो पानी है वो पूरा टर्शरी सेकेंडरी ट्रीट होगा, तो उससे क्या होगा कि उससे उस पानी को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं और उसमें फिर और 1200 हम लोग टर्शरी ट्रीटमेंट करेंगे और उस पर भी और प्रोसेस करेंगे, तो उसमें से कुछ पानी पोर्टेबल भी हो सकता है। तो हम लोग पानी की समस्या भविष्य में आने वाली जो है उसके लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा ये है। तीसरी बात है कि मुंबई में काफ़ी सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, मेट्रो का नेटवर्क बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल में जितना भी करीब 170 किलोमीटर नेटवर्क जो ग्रेटर मुंबई के लिए है वो पूरा अप एंड फंक्शनिंग होगा। उससे 2 चीज़ें होगी, एक तो सबर्बन रेल पे आज जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है जर्नी में, सेफ्टी का इशू होता है, उससे काफ़ी सारे लोग सबर्बन सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा एक ईज़ ऑफ ट्रैवल उसमें आएगा। एंड सेकेंडली रोड से भी काफ़ी सारे लोग जो है वो मेट्रो पे चले जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा ईज़ ऑफ ट्रैवल रोड पे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जहाँ पे मेट्रो आ रही है वहाँ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की भी एक स्कीम परियोजना स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग डेंसिफिकेशन अराउंड मेट्रो स्टेशंस, स्पेशली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन। तो उससे हमें एक मौका है कि पूरे सिटी को रीडिफाइन करें, जो हमारा बिल्टअप स्पेस है उसको अलग तरीके से, क्योंकि उस एरिया में FSI ज़्यादा हो रहा है और हम उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी अंडरग्राउंड वेस्टिब्यूल से देने का प्लान कर रहे हैं। तो दिस विल अचीव 2 थिंग्स, रोड पे जो चलने वाले लोग हैं वो भी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से जाएंगे, तो पेडेस्ट्रियन फ्रेंडलीनेस जो है वो भी मुंबई में उसी के कारण आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग आगे फ्यूचर को लेके उस पर प्लान कर रहे हैं। आपने जो ये अपनी योजना बताई है, जो आपका प्रोजेक्ट है, ये मुंबई में एक और समस्या है, वो है ट्रैफिक जाम की। मतलब इतनी सारे ट्रांसपोर्टेशन होने के बावजूद ट्रैफिक जाम से 2-4 लोगों को होना ही पड़ता है, आप उससे बच ही नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जाने के लिए आपको मिनिमम 40 to 50 मिनट्स मैं कम से कम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा जो लगे वो अलग है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको क्या लगता है मुंबई के लिए आने वाले कितने सालों में जो सही हो सकती है, जो लोगों का टाइम भी बचाए और इस ट्रैफिक के तामझाम से भी बचाए? रोड पे ट्रैफिक का रहना, ये आप कुछ भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देते हैं तो भी रोड पे जिनको अगर इफ़ समबडी चूजेस टू ट्रैवल बाय कार और बाय व्हीकल और रोड पे जाना है तो वो जा ही सकता है और ट्रैफिक में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका रोड नेटवर्क लिमिटेड है, जैसे मुंबई का रोड नेटवर्क बस 2000 किलोमीटर है, दिल्ली का 26,000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इतना फ़र्क है, तो उसमें गाड़ियाँ उतनी ही हैं, तो नेचुरली वो ट्रैफिक जाम में आप फंसे रहते हैं। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि नहीं। मतलब बाय चॉइस इफ़ यू गो एंड गेट कॉट इन द ट्रैफिक जैम, दैट इज़ योर प्रॉब्लम, बट आपको गवर्नमेंट आपको दूसरा ऑप्शन देती है कि नहीं। तो मुंबई सिटी आज के तारीख में ये ऑप्शन बना रही है। आज भी अगर नॉर्थ से एयरपोर्ट से किसी को कपरेट जाना है तो बाय रोड ही जा सकते हैं, बट दे कैन कम बाय मेट्रो ऑल्सो, सो दैट विल सेव देयर टाइम। सो ये चॉइस लोगों को देना ये सबसे बड़ी बात है, और वो चॉइस देने का काम मुंबई कर रही है। तो जो मुंबई का मेट्रो नेटवर्क है अभी करीबन सिटी का 80-90 किलोमीटर के आसपास का हो गया है, और हमें 70-80 किलोमीटर ऐड करना है, जिसका काम अभी शुरू है, और वो काम मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 to 2 साल में हो जाएगा, और ये सारी लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी। उससे मुंबई की कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट जितनी भी अभी सबर्बन की है उससे ज़्यादा होने वाली है। तो इसीलिए लोगों के पास अब इतने ऑप्शन रहेंगे कि आप सबर्बन ट्रेन से जा सकते हो, आप उससे अच्छा मेट्रो ट्रेन से जा सकते हो, और आपके पास कोस्टल रिंग रोड और ये रोड का भी ऑप्शन है। तो जब तक आप लोगों को ऑप्शन देते हो तब तक हमें ट्रैफिक जैम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू हैव अ बेटर ऑप्शन।
और दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय मेट्रो नेटवर्क, बाय इम्प्रूव्ड सबर्बन नेटवर्क एंड इम्प्रूव्ड रिंग रोड नेटवर्क। आपने कैपेसिटी की बात की, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर शायद बात करना आज ज़रूरी हो जाएगा, और आप भी बता पाएंगे मुझे कि क्या इस पर वाकई में सरकार या बीएमसी या फिर आप लोग कुछ सोच पा रहे हैं कि नहीं। आपको लगता है कि मुंबई पर ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी क्षमता से ज़्यादा बोझ है? मुंबई का ये बोझ कम करने की ज़रूरत है, और अगर पड़ी तो फिर इसके लिए क्या प्लानिंग होगी? क्या कोई ऐसी सोच, कोई ऐसा विजन इसे लेकर? कोई भी शहर को कौन सी दिशा में जाना है, किस तरह से उसको आगे ग्रो करना है, इसका कोई सोच समझ के हम उस पर कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू, वी कैन नज द सिटी टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मुंबई आपने देखा होगा, पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग सिटी होती थी, लेकिन उससे धीरे धीरे जैसे उसका लैंड प्राइसिंग चेंज होता गया, वैसे वैसे वो सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाहर चली गई और मुंबई हैज़ बिकम मोर ऑफ अ सर्विस सिटी, फिनटेक सिटी जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे एंटरटेनमेंट सिटी है, हॉस्पिटैलिटी की सिटी है, आईसी एक्टिविटीज़ आजकल जो काफ़ी है उसकी ये सिटी है। तो मुंबई को आगे जाके उसका बोझ कम हो या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का पार्ट है। और आज मुंबई सिटी की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो वो वैसे ही ड्विंडलिंग है। सबर्ब का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एमएमआर का पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। जितना आप ईज़ ऑफ ट्रैवल, ईज़ ऑफ बिजनेस पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में लाएंगे, उतना मुंबई का बोझ अपने आप कम होता रहेगा। क्योंकि फाइनली मेनी अ टाइम सिटीज़ फ्यूचर इज़ डिसाइडेड बाय इट्स इकोनॉमिक्स, इट्स लैंड प्राइसिंग, हाउ द लैंड प्राइसिंग इज़ परसीव्ड बाय पीपल। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखे मुंबई का प्लानिंग होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि एंटायर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए ग्रोथ हब का प्लान बनाया है विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग, कि आगे जाके ये एमएमआर किस सेक्टर में आगे बढ़ेगा। और अगर महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है तो उसमें ऑलमोस्ट 300 बिलियन का योगदान एमएमआर का रहेगा। आज ये योगदान 160 बिलियन का है। वो 300 तक ले जाने के लिए कौन से सेक्टर में कहाँ क्या होना है, तो ये सब अगर उसमें मुंबई का खुद का रोल देखे तो मुंबई को ये सर्विस सेक्टर पे, हॉस्पिटैलिटी पे, एंटरटेन में ज़्यादा फोकस करना है। सरकार ये भी कर रही है कि एमएमआर में बाकी के जो रीजन है, जैसे एक थर्ड मुंबई का प्रपोजल है, जो अटल सेतु अभी बन गया है, ट्रांस हार्बर लिंक, जिससे मुंबई को हार्बर के बियॉन्ड जो ज़मीन है उसको कनेक्ट कर दिया है। अब उसी एरिया में काफ़ी सारा ग्रीनफील्ड एरिया है जिसको सरकार अलग अलग पॉलिसी इंसेंटिव से उस एरिया को बढ़ावा दे रही है। तो नेचुरली तीसरी मुंबई अगर बनती है तो मुंबई, अभी की जो ग्रेटर मुंबई है उसके ऊपर का जो पॉपुलेशन बोझ है वो कम होता जाएगा। लोग वहाँ भी शिफ्ट हो गए तो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होने के कारण, अटल सेतु जैसी परियोजनाओं के कारण मुंबई सिटी का जो फाइनेंशियल कैपिटल होने का एडवांटेज है वो थोड़ा दूर रह के भी वो ले सकते हैं। तो इस तरह अगर आप प्लानिंग करें पूरे एरिया की तो मुंबई का अपना इम्पोर्टेंस भी बना रहेगा, मुंबई का जो फाइनेंशियल कैपिटल का स्टेटस है वो भी बना रहेगा, और लोगों को आने जाने की सुविधा होने के कारण वो मुंबई से थोड़े दूर रह के भी मुंबई का आस्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह का नियोजन सरकार कर रही है, तो उससे मुंबई का बोझ भी कम हो जाएगा, लेकिन मुंबई का इम्पोर्टेंस बना रहेगा। मैं एक बार फिर से बीएमसी पर लौटती हूँ। बीएमसी को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं इससे पहले, उसकी जो ठेकेदारी व्यवस्था है उस पर भी कई क्वेश्चंस हुए, और भ्रष्टाचार को लेकर कई सवाल उठे। सवाल ये भी कि कोई एक ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे कि वो ट्रांसपेरेंसी, वो पारदर्शिता बनी रहे। आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत है ताकि भरोसा लोगों का, आमजनों का, मुंबईकरों का उस बीएमसी, उस संस्था पर बना रहे? मुंबई में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। मुंबई में सबसे ज़्यादा होता है वो बिल्डिंग प्रपोजल्स। जैसे मैंने बोला, करीब हर साल 7 से 8 हज़ार बिल्डिंग प्रपोजल्स बीएमसी में आते हैं। पिछले 12-13 साल से, 2015 से लेके, और उसके पहले से शुरुआत की थी, लेकिन 2015 से मुंबई का जो बिल्डिंग प्रपोजल सिस्टम है वो सिंगल विंडो सिस्टम पे चलता है। और उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है, अगर आप कोई भी सिटीजन जाके सिर्फ सिंगल विंडो ऑटो DCR मुंबई, अगर आप उसके पोर्टल पे जाते हो, सिटीज़न के सेक्शन में जाते हो, तो उसमें साल में कितने प्रपोजल्स गए, किस प्रपोजल को कितना समय लगा,
कौन सा प्रपोजल किसके साथ कितने दिन तक वो पड़ा रहा, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। और इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई है कि बल्कि एक दूसरे का ये करने के कारण अगर किसी के पास प्रपोजल ज़्यादा रहा, कुछ गड़बड़ हो गई, तो दूसरी व्यक्ति उस पर कंप्लेंट कर देती है। इसी को आगे लेके अभी हम लोगों ने रिसेंटली लास्ट वीक में ही हमारे मुंबई के टेक वीक में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के हाथ से सिविट, ये हमारा एक AI ड्रिवन, AI फॉरवर्ड डिजिटल ट्विन जिसको बोलते हैं, डिजिटल अप्रूवल ट्विन, ये बना दिया है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें करप्शन की बात होती है वो बिल्डिंग प्रपोजल सिस्टम, जिस पे मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन एट द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने 12-15 साल से हम लोग उसको ऑटो DCR पे चला रहे, उस पर AI पावर्ड भी बना दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट SAP जैसी सिस्टम मुंबई में बहुत साल पहले से मौजूद है। जितनी भी हमारी प्रॉपर्टी टैक्स से लेके, वाटर टैक्स से लेके, बिल्डिंग UID से लेके, जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर सकते हैं वो करने वाली मुंबई कॉरपोरेशन है, हमेशा टेक्नोलॉजी के फोर फ्रंट पे रहती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि इससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बट जितनी बड़ी कॉरपोरेशन है, हमारा बजट 80,000 करोड़ का है। इट इज़ दैट बिग अ कॉरपोरेशन। उसमें से 50% से ज़्यादा अभी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कोई भी संस्था अच्छा काम करे, ये उसका जो आउटपुट है उससे पता चल जाता है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे, वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से हो रहे, तो कुछ ना कुछ अच्छा काम संस्था कर भी रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स होते भी है, मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से होना ज़रूरी है। और इसीलिए ये CCTV कैमरा यूज़ करना, मुंबई का डिजिटल ट्विन बना देना, ये सारी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज जितना कर सके, जिससे ह्यूमन एरर की जो डिपेंडेंसी, ह्यूमन एरर का एक चीज़ एलिमिनेट हो जाए, आदमी के इंटरवेंशन की जो जहाँ पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, और सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज मिले, इसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा उस पर ये देर एम्फसिस कर रहे। उसी के कारण करप्शन हो या एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, शॉर्टकमिंग्स होती है, वो जितना कम हो सके उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और आगे जाके इसको हम और बढ़ावा देंगे। मुंबई, आपने कहा कि देखिए ये 8,000 करोड़ का बजट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी शहर के लिए, किसी भी जगह के लिए। लेकिन अभी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें एक आंकड़ा था कि जो पिछला बजट था वो भी अपने आप में बहुत बड़ा बजट था, लेकिन उस बजट का जो हेल्थ सेक्टर में खर्च होना था उसका 17% खर्च हो ही नहीं पाया। तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब जो काम होना चाहिए वो काम वहाँ तक पहुँचा नहीं, या ये बजट बचा कैसे रह गया? जो खर्च होना था, जो लोगों तक पहुँचाया जाना था, इसमें कमी पेशी अगर आती है तो इसका खामियाजा या फिर इसकी जिम्मेदारी, खामियाजा तो जनता भुगतेगी, बट जिम्मेदारी कैसे तय होगी? मुझे लगता है अगर आप आइसोलेशन में नंबर देखें और उसके ऊपर कुछ उससे कुछ इन्फ्रेंस निकाले तो चित्र अलग दिखता है। लेकिन मुंबई का हेल्थ सिस्टम अगर आप देखें, मुंबई में आज 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी हॉस्पिटल्स, और 5 मेडिकल कॉलेजेस है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल म्यूनिसिपल बॉडी जो इतनी मेडिकल कॉलेजेस चलाती है। इससे अलावा मुंबई में हमारे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स है। 227 जो काउंसिलर की सीट्स होती है उसमें हर एक में हमारा डिस्पेंसरी है। तो मुंबई कॉरपोरेशन का हेल्थ का बजट बहुत ज़्यादा बड़ा है, और हर साल हमारी जो OPD है ना वो करोर्स में है। मतलब ये कहीं नहीं जा सकता कि मुंबई सिटीजन्स को हेल्थ सर्विसेज नहीं देती है। ये इतनी ज़्यादा, मतलब जितनी मुंबई हेल्थ सर्विसेज देती है वो शायद ही किसी शहर में इतनी सर्विसेज अवेलेबल होती है। बल्कि मुंबई शहर का ही नहीं, राज्य के हेल्थ सर्विसेज का भी लोड लेती है। हमारी जितनी भी 5 वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस आर रन बाय मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इसकी जो OPD है उसमें नॉट ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र बट देश से भी अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो मुंबई में हेल्थ सिस्टम मतलब बिल्कुल हर एक सिटीज़न के पास पहुँचे, इस तरह का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर BMC के पास है। आज बल्कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बिल्टअप हेल्थ स्पेस है, उसको किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल्स होना या उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैन पावर भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है। भले ही हम मेडिकल कॉलेजेस चलाते हैं और उससे डॉक्टर्स तैयार होते हैं, बट फिर भी जिस तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास है उसके चलाने के लिए हमारे पास मैन पावर कम है। इसीलिए बहुत जगह पे हम लोग
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या प्राइवेट सेक्टर या कोई CSR में जो चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत अपना हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, इन सब लोगों को हम हमारे साथ पार्टनर्स बनाना चाहते हैं। तो BMC का जो बजट है वो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने 80 to 90% उसका यूटिलाइज़ किया। बजट का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से होता है और सर्विसेज भी एवरी ईयर कुछ ना कुछ उसमें नया हम लाने की कोशिश करते हैं। तो BMC का जो स्केल है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हो सकता है कि कभी किसी पर्टिकुलर डिस्पेंसरी में या पर्टिकुलर जो आपला दवाखाना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल झोपड़पट्टी में के लोगों के लिए भी सर्विस लोकली अवेलेबल हो, इस तरह के सर्विसेज हम देते हैं। और ये सारी सर्विसेज फ्री होती है। डायग्नोस्टिक्स भी अलग अलग तरीके का BMC के पास फ्री होता है। तो BMC का जो हेल्थ सेटअप है उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डेलिबरेटली कोई ऐसा खर्चा कम हो रहा है और उसके कारण लोगों को वो सर्विसेज नहीं मिल रही है। मैंने तो आपको वो बताया जो आंकड़ा मेरे पास था, लेकिन चलिए अब मैं आवास की बात करती हूँ। मुंबई सपना होता है लोगों का कि वहाँ जाकर अगर वो अपना कोई फ्यूचर देख रहे हैं तो वहाँ वो अपना घर भी खरीदें, वहाँ उनका एक अपना आशियाना भी हो। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुंबई अमीरों का शहर है। आवास को लेकर आप लोगों की क्या योजनाएं हैं कि लोअर मिडिल क्लास तक भी ये पहुँचे कि हाँ वो भी अगर मुंबई में हैं, वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ रह सकते हैं और अपने खुद के घर में रह सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं इस सवाल को, तो झुग्गी झोपड़ियों का जो पुनर्विकास है उसको लेकर आप लोगों की क्या योजनाएं हैं और बाकी इसके बीच बैलेंस आप कैसे बनाएंगे? सस्ते आवास लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं? सस्ते आवास लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लैंड की कॉस्ट क्या है। जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कि मुंबई में बिकॉज लैंड इज़ अ स्केर्स कमोडिटी, लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो घर की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो सब जगह सेम ही होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग बने तो थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है, बट अहम बात यह है कि मुंबई में लैंड कॉस्ट ज़्यादा है, इसीलिए घर का कॉस्ट बढ़ता है। मुंबई में कुछ 2 डिकेड्स पहले शायद जो स्लम में रहने वाली पॉपुलेशन थी उसका परसेंटेज वॉज क्लोज टू 70 to 75%। आज वो नीचे आके 50% तक आ गया है। तो बीच में जो 20-25% लोगों को स्लम रिहेबिलिटेशन परियोजना के अंतर्गत घर मिले हुए और आज भी उसी योजना को लेके आगे जा रहे हैं। अब शासन ने ये किया है कि क्लस्टर डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है। तो सिर्फ स्लम पॉकेट्स आइसोलेटेड अगर डेवलप करते हैं तो कभी कभी कोई स्कीम्स प्रॉफिटेबल होती है, कोई स्कीम प्रॉफिटेबल नहीं होती है डेवलपर को, क्योंकि ये सारे स्लम ड्वेलर्स को हम फ्री घर देते हैं। जो भी पुराने घर है मुंबई में, जो सेस बिल्डिंग्स बोलते हैं, डेलेपिटेड बिल्डिंग्स बोलते हैं, उनको भी फ्री घर मिलता है। और ये सारी परियोजना उनको फ्री घर देने के लिए हमें उसका सेल कंपोनेंट ऐसा देना पड़ता है जिससे उसका कंस्ट्रक्शन कॉम्पेंसेट हो जाए। क्योंकि मुंबई में आज के तारीख में कोई ग्रीनफील्ड पैचेस बचे नहीं है जिसमें कोई नया घर बनाए या अफोर्डेबल हाउसिंग भी करे। मुंबई में जितने भी जगह है ये सारे उस पर पहले कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। तो मुंबई पूरी डेवलप हो रही है वो रीडेवलपमेंट से, और रीडेवलपमेंट में होता है कि जो ऑलरेडी ज़मीन पे है उसको भी घर देना पड़ता है। तो इस सब चक्कर में कभी कभी वो जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये तय किया, और पिछले अगर आप न्यूज़पेपर हालात में पढ़ रहे होंगे तो पिछले 1 साल में काफ़ी सारी जगह पे हमने जो आइसोलेटेड स्कीम्स हो रही थी उसको एक साथ करके ये क्लस्टर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। उससे 2-3 चीज़ें हो रही है। एक तो अलग अलग तरीके का हाउसिंग जो स्लम के लिए भी, मिडिल क्लासेस के लिए भी, और हाई एंड हाउसिंग, बिकॉज फाइनली हाई एंड हाउसिंग इज़ द वन विच कॉम्पेंसेट्स फॉर द स्लम ड्वेलर्स हाउसिंग एज वेल एज द चॉल ड्वेलर्स हाउसिंग। तो वो हो रहा है। उससे दूसरी बात ये हो रही है कि अगर ये 20 एकड़ के टाउनशिप्स है, 50 एकड़ के टाउनशिप्स है, उससे लैंड प्लानिंग भी अच्छी हो रही है, जिससे उसका जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड नेटवर्क है, बाकी की अम्यूनिटीज़ है, वो भी आ रही है। तो मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाना, इनफैक्ट जो जिस MMR ग्रोथ हब की मैंने बात की उसमें 10 लाख से ज़्यादा घर बनाना ये भी हमारा टारगेट है। और वो अलग अलग स्कीम्स में, भले वो SRA स्कीम्स है, म्हाडा की स्कीम्स है जो हमारी हाउसिंग बॉडी है, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग पूरा होते हुए कब तक देखेंगे? मतलब आप जो बता रही हैं लोगों को तो यही लग रहा होगा ना कि ये ऐसा ना हो कि कहीं सिर्फ कागजों में रह जाएं या फिर सालों ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे मैंने आपको ही बोला अभी तक मैंने कि 40 लाख स्क्वायर मीटर का अगर बिल्टअप एरिया हम एवरी ईयर बना रहे हैं तो ये घर तो बन ही रहे हैं। और ये कोई, दिस इज़ ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि सिटी में कुछ पार्ट्स नए बनते जाएंगे, कुछ पार्ट्स पुराने होंगे तो पुरानों को फिर से नया। तो मुंबई में हर एक जगह ऐसी है कि आज वो नए बदलाव में जा रही है, क्योंकि जहाँ मेट्रो पहुँच गई,
साउथ मुंबई अभी तक इस सब चीज़ों से थोड़ी पीछे थी, लेकिन जैसे ही एक्वा लाइन वहाँ तक पहुँच गई तो हमारे गिरगांव, कालबा देवी, चिरा बाजार जैसे एरिया में रिडेवलपमेंट में जा रहे हैं। तो जहाँ रिडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंस्ट्रक्शन की, नए घर बन रहे हैं, चौल में रहने वाले लोगों को भी अच्छे घर मिल रहे हैं, स्लम में रहने वाले लोगों को भी अच्छे घर मिल रहे हैं, और नेचुरली उनको फाइनेंस करने वाले जो जिनको हम हाई एंड हाउसिंग बोलते हैं वो भी अच्छे बन रहे हैं। तो मुंबई कंस्ट्रक्शन तो ये वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज के तारीख में सिटी पूरी बन गई है, क्योंकि सिटी इज़ एन ऑर्गेनिक बॉडी, तो उसको तो वो तो बढ़ता ही रहेगा, वो तो चेंज होता ही रहेगा। हमें इतना देखना है कि वो बदलाव आ रहा है कि नहीं, शहर थमा तो नहीं है, और वो बदलाव पॉजिटिव बदलाव है कि नहीं। और मुंबई में अगर आप खुद ही जाके देखो, कोस्टल रोड से ट्रैवल करो तो ये बदलाव आता हुआ आपको दिखेगा। और अंदर भी जहाँ पे भी मतलब वेस्टर्न सबर्ब्स वगैरह बहुत कुछ एरियाज़ कंजेस्टेड है, बट वहाँ भी ये क्लस्टर डेवलपमेंट के कारण और नए होने वाले प्रोजेक्ट्स के कारण जो कनेक्टिविटी मिल रही है उसमें मुंबई में हर जगह पे आपको बदलाव दिखेगा। अच्छा, कई जगहों पर बीएमसी के बुलडोज़र भी चलते हैं, एक्शन उनका होता है क्योंकि अवैध निर्माणों को हटा, अभी 2 दिन पहले ही शायद ये खबर आई थी कि आरे में कई जगहों पर जो अवैध मज़ारे हैं, जो अवैध निर्माण है, उन्हें गिराया जा रहा है। विरोध हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो अवैध है उसे हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर ऐसे में ये भी उठता है कि वहाँ उस जगह पर या फिर मुंबई में कहीं पर भी अगर ऐसा कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है तो वो होने कैसे दिया जाता है, कि उसे गिराने की नौबत आए ही क्यों आखिर? और ऐसे कितनी जगहों पर आप लोगों ने चिन्हित करने का काम किया है अभी? ये तो हर शहर की बात है कि जहाँ पे फिर से बात वहीं पे आती है कि जो लैंड की कमी, और लैंड की कमी है तो लोगों को सुविधा तो चाहिए, वहाँ कम्युनिटी है तो उनके लिए रिलीजियस स्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ लोगों को लोग काम ढूंढने मुंबई में आते हैं तो उनको घर तो चाहिए। लेकिन अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर में उतनी लैंड, अफोर्डेबल लैंड अवेलेबल नहीं है तो पीपल टेंड टू एनक्रोच, पीपल टेंड टू कंस्ट्रक्ट। इसके लिए बीएमसी के एक्ट में भी बहुत ज़्यादा प्रोविज़न है, और जिससे ये स्ट्रक्चर्स मतलब ये कंटिन्यूस एक्टिविटी चलती ही रहती है। भले समटाइम्स वो न्यूज़पेपर में आएगी या नेशनल न्यूज़ का सब्जेक्ट बनेगी, कभी कभी बनती नहीं, वो लोकल होती है, बट एवरी वार्ड्स, बीएमसी इज़ डिवाइडेड इनटू 26 वार्ड्स, और एवरी वार्ड कंटिन्यूसली ये इलीगल स्ट्रक्चर हटाने का एक्शन लेता ही रहता है। बट मुंबई ये ऐसा शहर है, वहाँ लोग आते रहते हैं, वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी है, एवरीबडी गेट्स सम और द अदर एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी हैज़ टू सर्वाइव। तो इस सर्वाइवल के जो उसके लिए जो फाइट होती है उसमें लोगों को कहीं ना कहीं अपना बिजनेस, हॉकिंग, वेंडिंग, कुछ घर बनाना, ये सब करना पड़ता है, और उसमें एक ह्यूमैनिटी की भी बात आती है। जितनी भी स्लम्स बनी हुई है वो शुरू में तो वो इनक्रोच्ड ही थी, बट बाद में धीरे धीरे वो अगर वहाँ पे कोई लोकेलिटी वहाँ रह रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन रह रही है, तो उनको सर्विसेज देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे सर्विसेज देना शुरू हो जाती है वैसे वो एक थ्राइविंग ह्यूमन सेटलमेंट हो जाती है, और उससे होता है कि फिर उसको प्रोटेक्शन आता है एक्ट के तहत, उसको रिडेवलपमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। आइडियली यस, नो इलीगल कंस्ट्रक्शन शुड हैपन, बट इतनी भी मशीनरी नहीं होती है कि जो रोज़ जाके उस जगह पे रोज के रोज वो उसको हटाए। अब मुंबई में हॉकिंग का सवाल है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी पूरे जुड़े हुए, बट ये हॉकर्स को भी हम लोग, बिकॉज इट इज़ अगेन रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बार बार हम रोज भी जाके अगर उसको निकालें वो फिर से आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर साइंस एंड सिग्नल्स ऑफ अ लिविंग सिटी, और उसको हम लोग आइडियल सिचुएशन में इस तरह से नहीं ला सकते। हमारी जिम्मेदारी इतनी होती है कि उसके लिए एफर्ट्स कंटिन्यूस करते रहना और उसके लिए सिस्टम बनाना, क्योंकि जब तक उनको कोई प्रॉपर अल्टरनेटिव्स नहीं दिया जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ये प्रॉपर अल्टरनेटिव्स आप पॉलिसी इंटरवेंशन के तहत दे सकते हैं, आप प्रोजेक्ट करके दे सकते हैं, और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। और बीएमसी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सब प्रॉब्लम्स को बिल्कुल समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और वो प्रॉब्लम को ऑर्गेनिकली डील करने के लिए अलग अलग पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स के तहत उनको डील करने की कोशिश करते हैं। आरे की मैंने बात की है तो आरे से जुड़ा एक सवाल, आरे को लेकर जब वहाँ पर, क्योंकि उसे लंग्स कहा जाता है मुंबई का, वहाँ पर जितने पेड़ काटे गए, कोर्ट ने भी इसमें इंटरवेन किया था, आधे से ज़्यादा पेड़ वहाँ सूख गए, तो उस पर कोई काम हो रहा है? क्योंकि उन पेड़ों को वहाँ से जो काटा गया, अगर एक पेड़ काटा गया तो 10 पेड़ उसकी जगह लगे, लेकिन अगर वो उनमें से 5 भी अगर सूख जाते हैं तो वो कंपनसेट तो नहीं हो पाया ना। उसमें एक बात है कि पेड़ लगाना
पेड़ कोई भी पेड़ मतलब जब नई तरीके से आप प्लांट्स भी लगाते हैं या आप प्लांट करते हैं किसी पेड़ को, तो उसका अपना एक सर्वाइवल रेट होता है। ऐसा नहीं कि 100% ट्री सर्वाइव होते हैं, और वो साइंटिफिकली भी माना जाता है। इसीलिए हमें जब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की नौबत आती है, तो ट्री अथॉरिटी हो या जो भी अथॉरिटी है जो हमें परमिशन देती है, उसमें ऐसा ही होता है कि 10 टाइम्स पेड़ लगाने हैं, लेकिन उसमें सर्वाइवल जिसको नहीं है उसके लिए फिर से नए पेड़ लगाने, क्योंकि 100% ट्रीज़ का सर्वाइवल तो होता नहीं है फॉर वट एवर रीजन्स। मुंबई जैसे शहर में जहाँ ज़मीन है लेकिन नीचे अगर यूटिलिटीज़ है, ट्री के जो रूट्स है वो उसमें इंटेंगल हो जाते हैं, तो ये मोर्टेलिटी ट्रीज़ में होती है। आरे की बात करें तो आरे एक डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की लैंड है जिसमें 80s में प्लांटेशन किया गया था। प्रोजेक्ट्स के लिए इसमें से कुछ पेड़ काटने पड़े, उसमें फिर से पेड़ नए लगाए भी गए। तो ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल नहीं है, कभी कभी जो निगेटिव चीज़ है वो दिखती है, 5 पेड़ मर गए तो वो सामने आता है। मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ ना, लेकिन कि उसमें आप लोगों ने क्या काम किया है? लेकिन जिसमें 7,000 से ज़्यादा वहाँ हम लोगों ने थ्रू मियावाकी प्लांटेशन जो बहुत ही बढ़िया प्लांटेशन किया, वो शायद ही किसी के सामने आता है। तो इस पे कंटिन्यूस काम चलता रहता है। अगर कुछ पेड़ की मोर्टेलिटी होती है तो उसके जगह पे और पेड़ लगाए जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है। निगेटिव न्यूज़ हमेशा सामने आती है, पॉजिटिव न्यूज़ को कोई शायद नहीं दिखाता, एटलीस्ट मीडिया इज जनरली नॉट इंटरेस्टेड, बट वो होता है। इसीलिए तो आपको बुलाया ना कि आप बताएं कि आपने क्या किया वहाँ तो पर, मैंने क्या बताया किया। आपको। बिल्कुल, तो आप इसीलिए तो जरूर आपको आके बुलाया गया देखिए, ना। तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे जो मियावाकी प्लांटेशन कैसे बना हुआ है, बाकी के पेड़ कैसे लगे हैं, उसको अगर देखेंगे तो शायद पता चलेगा कि हम लोग क्या करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप क्योंकि अब मुंबई में वैसे तो आपने 3 दशकों तक काम किया है, लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका मुंबई के लिए, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनकी उम्मीदें आपसे हैं। और मैं अगर कहूँ कि आपने जब बीएमसी की जिम्मेदारी संभाली तो सबसे पहला चैलेंज आपको क्या लगा, और अभी भी जो चैलेंज आपके लिए है, आपको लग रहा है कि ये मुसीबत है, ये प्रॉब्लम है मुंबई के लिए, मुझे इसे ठीक करना है? एक कोई व्यक्ति जाके कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं करती है। मुंबई कॉरपोरेशन एक अपना इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन मुंबई करों के जीवन को स्पर्श करने वाली बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है। और मुंबई कॉरपोरेशन के एक्ट में उनकी मैंडेटरी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज़ क्या है, ये सारा दिखा है। तो मैं मानती हूँ कि ये सारी जो मुंबई के लोगों को सेवा देने की जो मुंबई कॉरपोरेशन की अहम ड्यूटीज़ है, उनको अच्छी से अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाना, ये मेरा काम है। और ये मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम का काम है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। चैलेंजेस तो बहुत है। चैलेंजेस जैसे आपने बोला कि ड्यूरिंग मॉनसून फ्लड रिलीफ से लेके फ्लड को, अगर फ्लड सिचुएशन आती है तो उससे लोगों को रिलीफ कैसा दे, यहाँ से लेके मुंबई को फुटपाथ को अच्छी रखना, रोड की क्वालिटी इंप्रूव करना, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मुंबई में हर रोज़ जनरेट होता है उसको ठीक तरह से कलेक्ट करके डिस्पोज करना। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी सिस्टम्स मुंबई में चल रही है, सालों से चल रही है, लेकिन हर एक में कहीं ना कुछ शॉर्टकमिंग्स होती है। तो चैलेंज ये होता है कि इस शॉर्टकमिंग्स को कैसे कम करना और उस सर्विसेज की क्वालिटी कैसे बढ़ाना। तो मुंबई में मेरा, क्योंकि अभी तक तो मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम किए, वो करते समय एक आप क्लोज एनवायरनमेंट में काम करते हो, प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करते हो, वो प्रोजेक्ट अपनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो मुंबई कॉरपोरेशन करती है, कोई भी कॉरपोरेशन करती है, दैट द मेन जॉब ऑफ देयर्स इज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू पीपल। सो मेरे लिए ये बैक टू बेसिक्स इज़ द मंत्रा। तो इन सर्विसेज पे ज़्यादा काम करना और इस सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव करना। अब ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी स्कैटर्ड सर्विसेज है। अब इतने मुंबई के पॉपुलेशन से अगर रोज़ 7,000 या 8,000 मीट्रिक टन वेस्ट जनरेट होता है और वो मुंबई के हर कोने से तैयार होता है, तो उससे कलेक्ट करना, उसको अपने जो प्रोसेसिंग साइट पे ले जाना, और उसके बाद भी लोग फेंकते रहते हैं, उसको फिर से कलेक्ट करना। तो दीज आर द इश्यूज, दीज आर द थिंग्स विच आर मोर चैलेंजिंग। और इन चैलेंजेस को बेसिकली डील करना और इन सिस्टम्स को इम्प्रूव करना, अपने लोगों का भी मनोधैर्य है जो हमेशा कायम रखना। और क्योंकि कितना भी काम करे मुंबई कॉरपोरेशन को गाली मिलती है, तो लोगों को वो इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप काम अच्छा कर रहे हो और आपकी सर्विस, आप इतना काम करते हैं इसलिए इतने लोगों तक सर्विसेज जाती है। जो कमियां रही है उसको भी हमें ही संभलना है, हमें ही कम करना है।
तो इस तरह उनको encourage करना ये भी एक challenge है. So these are the challenges which as municipal commissioner I have accepted, my team has accepted, and we are making every effort to deal with the challenges and improve the situation. तो आप ये मान रहे हैं ना कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मॉनसून आने वाला है, ये एक बड़ी चुनौती एब्सोल्युटली आपके लिए होगी, लेकिन उससे निपटने के लिए अगर मैं 5 पॉइंट्स में आपके लिए कहूँ, क्योंकि आपने कहा हमारी तैयारी पूरी है, कोई भी काम 100% सही हो ये हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जहाँ तक उसका परसेंटेज जा सके, तो उसके लिए कुछ 5 पॉइंट अगर आप बता पाएँ कि ये काम हम कर रहे हैं तो इससे पूरी तरह तो नहीं लेकिन बहुत कम परेशानी होगी लोगों को. इसमें पहली बात तो है कि हमारा जो मेजर नाला नेटवर्क है दैट वी हैव डिसल्टेड, माइनर नाला नेटवर्क है उसको क्लीन किया गया है. हमारे पास जब मानसून शुरू होता है तो मुंबई के 8 मेजर पंपिंग स्टेशंस है, 35 से ज़्यादा ऑलमोस्ट माइनर पंपिंग स्टेशंस है. ये सारे पंपिंग स्टेशंस हमारे तैयार हैं. हमने 500 से ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई कैपेसिटी पंप्स मुंबई में लगाए हुए हैं. इस पे IoT डिवाइसेस लगा के वो हमारे कंट्रोल रूम से उनका कंट्रोल होता है. ये सारी तैयारी हमने की है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मुंबई में जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं कि जब हाई टाइड होता है और हेवी रेन्स होता है तो वहाँ पानी तो जमना ही है. अब उस पानी को निकालने के लिए वहाँ पंप शुरू होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हमने ये काम किया हुआ है. तो दीज आर द 4-5 थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी टेकन प्रिकॉशन. सेकेंड है, मुंबई में डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स होती है, ये सालों से बनी हुई है, उसके लिए भी एक प्रोसेस होती है. ये बिल्डिंग्स की अलग अलग कैटेगरी होती है. C1 कैटेगरी की बिल्डिंग्स यानी डिलैपिडेटेड जिसको गिराना ज़रूरी है, बट होता है कि लोग उसमें भी रहते हैं, वो कोर्ट से उस पर भी स्टे लाते हैं. अब ऐसे बिल्डिंग्स में कोर्ट के पास जाके वो स्टे वेकेट करके उन बिल्डिंग्स का सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज कट करके उन बिल्डिंग्स को खाली करना, वहाँ पे कोई ह्यूमन लॉस ना हो, ये देखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है. ऐसे कुछ बिल्डिंग्स को इस बार भी आपने चिन्हित किया है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कई ऐसे पुराने घर जिन्हें आप लोगों की तरफ से नोटिस दिया गया था लेकिन लोगों ने खाली नहीं किए थे और वहाँ पर कुछ हादसे भी हुए थे. हादसे, लेकिन अभी दीज आर प्राइवेट बिल्डिंग्स, यू कैंट गो एंड बुलडोज दिस बिल्डिंग जस्ट लाइक दैट. देयर इज अ प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरीथिंग. And Supreme Court has said that it is a responsibility of that person who lives and building to make himself or herself safe. Everything can't be done by the corporation, but हमारी जिम्मेदारी ये है कि लोगों को अवेयर करना कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, उससे आप वेकेट कीजिए, आप और कहीं जगह पे जाइए. तो ये जो भी चीज़ें हमें करनी है वो हम करते हैं. मुंबई कॉरपोरेशन हैज़ बीन डूइंग दिस ड्रिल एवरी ईयर. इससे ज़्यादा हमारे यहाँ जो काफ़ी सारे ड्रिल्स होते हैं, अगर सही में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और लोगों को हटाना पड़ा तो उसकी तैयारी होती है. फायर डिपार्टमेंट का ड्रिल पूरा होता है. तो प्रिपरेशन हमने पूरी की हुई है. जैसे आपने बोला कि प्रिपरेशन होती है, लेकिन कौन सा इवेंट कब होता है इसका तो कोई हम गारंटी नहीं दे सकते. तो वी कैन मिनिमाइज द डैमेज. एंड सेकेंड इज़ वी शुड बी प्रिपेयर्ड इनफ कि हमारा अगर कोई हादसा हुआ तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम से कम रहे और उसमें ह्यूमन लॉस कम हो. तो उसके लिए मुंबई कॉरपोरेशन पूरी तैयार है. चलिए, मैं आपको मतलब ABP न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ कि जो आपने बताया इस बार मॉनसून में हम बदली हुई तस्वीर देख रहे हैं, बिगड़ी हुई नहीं मुंबई की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी भिड़े जी, आप इस मंच पर आई और हमसे बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. Thank you very much, Ashwini ji, for speaking with us so frankly. We appreciate that you accept that there are shortcomings, and we are so happy to learn the work you're doing in overcoming those. So thank you once again for being on this stage. Can I please request Viren Razdan, MD Brandnomics, and Mr. Rakesh Khatri, an environmentalist known for his work in bird conservation, to please join us on the stage and present our esteemed speaker with a memento from the ABP network. Thank you so much, Ms. Bhire. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for the Honorable BMC Commissioner. Well, a lovely little bird's nest there. Lovely way to mark the end of this insightful session, covering how Mumbai is growing and the challenges that lie therein. Thank you.